यस हाय एवरीवन, वेलकम लर्निंग कॉम्स वंस अगेन। सो आज की क्लास के अंदर हम पिछले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर को हम प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे। और जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हम कर रहे थे पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट को करा था, उसको आज अगली चैप्टर के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। सो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं, उसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड चैप्टर केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि चैप्टर 2 आपका बिजनेस स्टडीज का प्रिंसिपल मैनेजमेंट के केस स्टडीज या केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके आज की क्लास के हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके इस चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इन अवर स्कूल, मान लो आपके स्कूल के अंदर, यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, chalks in the library and the office records in the staff room। सोचो, स्कूल के अंदर आपकी बुक्स जो हैं वो ऑफिस में पड़ी हैं, चॉक्स जो हैं लाइब्रेरी में पड़ी हैं, और ऑफिस रिकॉर्ड स्टाफ रूम में पड़े हैं। क्या मतलब है? यहां पर आपको इन स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हियर एंड व्हाई। सेकंड, हाउ विल दैट इफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ स्कूल ऑब्जेक्टिव्स। एंड थर्ड, एज अ मैनेजर व्हाट स्टेप विल यू टेक टू रेक्टिफाई द शॉर्टकमिंग। सो 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस अब आपको सिंपल छोटे छोटे तरीके से इसका आंसर देने हैं। अब बताओ, स्कूल के अंदर अगर बुक्स ऑफिस में पड़ी हो, चॉक्स लाइब्रेरी में और ऑफिस रिकॉर्ड स्टाफ रूम में पड़े हों, तो क्या चीज वायलेट हो रही है? कौन सा मैनेजमेंट के हमने 14 प्रिंसिपल्स देखे हैं जो हेनरी फ्योल के थे। उन 14 प्रिंसिपल से कौन सा प्रिंसिपल इसमें वायलेट हो रहा है? जब कोई चीज अपनी जगह पर नहीं पड़ी, देखो क्या होता है, हर चीज की अपनी जगह होती है और वो चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, पर ऐसा इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में हो नहीं रहा। तो सिंपल सी चीज है कि इस स्टेटमेंट के अंदर ऑर्डर का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब यहां पर है, प्रिंसिपल ऑर्डर का मतलब होता है कि हर चीज की एक जगह होती है और वो चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस एंड देयर मस्ट बी प्लेस फॉर एवरीवन। हर एक आदमी की, हर एक चीज की अपनी जगह होती है, होनी चाहिए, और वो चीज अपनी जगह पे होनी भी तो चाहिए, पर वो इस एग्जाम्पल में नहीं हो रहा। तो मतलब यहां पर एक ऑर्डर का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज अपनी जगह पर नहीं है। तो वाई में लिखोगे दैट जो चीजें अपनी जगह पे होनी चाहिए, बुक्स कहीं होनी चाहिए, चौक सही होनी चाहिए और ऑफिस रिकॉर्ड सही होनी चाहिए, तो जहां जहां होनी चाहिए उस जगह पर वो चीजें नहीं पड़ी हैं, देयरफॉर ऑर्डर का प्रिंसिपल यहां वायलेट हो रहा है। अब सेकंड पार्ट में पूछते हैं, हाउ विल इट इफेक्ट द, इससे क्या स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। स्कूल अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे कर पाएगा? कोई चीज कहीं ढूंढ रहे हैं, कोई चीज कहीं ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है इस ऑर्डर ना होने की वजह से स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे, ना एफिशिएंट तरीके, ना इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि बार बार उन चीजों को ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। आपको चॉक्स चाहिए आपके क्लास के अंदर और पड़े हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो लाइब्रेरी से उठाने जाओ। ऑफिस रिकॉर्ड्स कहीं होने चाहिए, तो वो स्टाफ रूम में पड़े हुए हैं। तो आपको एक तो चीज ढूंढनी पड़ रही है, ढूंढने के बाद टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ना तो हर हर आदमी इधर से उधर घूम रहा है चीजें ढूंढने के लिए, तो वहां से ऑब्जेक्टिव सही ढंग से अचीव हो पाएंगे? ऑब्जेक्टिव जो हैं, जिस टाइम पर जो आपका कंसंट्रेशन चीज होना चाहिए, उस जगह पर कंसंट्रेशन नहीं है, और जगह जगह चीज ढूंढने में सारा कंसंट्रेशन लगा हुआ है, सारा दिमाग लगा पड़ा है। इससे स्कूल के ऑब्जेक्टिव जो है सही ढंग से एजुकेशन की सर्विसेज नहीं दी पाएंगी। तो अपनी जगह पर हर चीज होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर हो तो कौन कौन से स्टेप्स आपको उठाने चाहिए इन शॉर्ट कमिंग्स, इस कमियों को दूर करने के लिए? तो इसके लिए आप क्या लिखोगे कि थिंग्स शुड बी प्लेस्ड एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए ताकि आप एफिशिएंसी को अचीव कर सको उस टाइम लिमिट में। क्योंकि अगर आपका 40 मिनट्स का टाइम पीरियड है, उसके अंदर आप इधर उधर 5-7 मिनट सिर्फ चौक ढूंढने में लगाए तो आधा घंटा बचा, ठीक है ना। उसके बाद वो आदमी थक गया, बच्चा थक गया, कुछ भी हुआ, तो वो पूरा प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पा रहा इस चीज को, या प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहा इस एजुकेशन के अंदर। तो थिंग्स को, जैसे बताया था, हर चीज की देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन, एंड दोज पर्संस एंड दोज थिंग्स मस्ट बी इन देयर प्लेस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव करने के लिए ये चीजें हमें उस जगह पर होनी चाहिए जिस चीज के लिए जगह बना रखी है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस स्टडी का ऑर्डर का प्रिंसिपल या वायलेट हो। मीनिंग पूरा समझा दिया मैंने आपको। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड केस दे रखा है यहां पर,
एस लिमिटेड एक कंपनी है, वॉज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स। तो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने में ये एस लिमिटेड एंगेज्ड है। लेटली इट्स बिजनेस वॉज एक्सपेंडिंग ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर कार्स। उसका बिजनेस बढ़ रहा है किसकी वजह से? कार की डिमांड बढ़ रही है, जबकि बना क्या रहे वो? ऑटो के कंपोनेंट्स बना रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट्स में हो सकता है गियर बना रहे हो, ब्रेक बना रहे हो, कुछ और चीज बना रहे हो, टायर बना रहे हो, कुछ भी कंपोनेंट्स बना रहे हैं। उनका बिजनेस बढ़ रहा है क्योंकि कार की डिमांड बढ़ रही है, तो इनके कंपोनेंट्स की डिमांड ही बढ़ेगी, कंपटीशन ही बढ़ रहा है। इन ऑर्डर टू कीप इट्स मार्केट शेयर, लेकिन अपना मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए कंपनी डायरेक्टेड, इसने अपने वर्कर्स को कहा कि ओवर टाइम करो। बट दिस रिजल्ट इन मैनी प्रॉब्लम। जब ओवर टाइम करने के लिए कहा, मार्केट शेयर बढ़ाना है या सेम रखना है, तो वर्क फोर्स को, अपने वर्कर्स का ओवर टाइम करो। पर इससे समस्या पैदा हो गई क्या? अचानक प्रेशर बढ़ गया काम का, तो वर्कर्स की एफिशिएंसी डिक्लाइन हो गई। समटाइम्स द सबऑर्डिनेट्स हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर, यानी कि एक से ज्यादा सुपीरियर्स के लिए भी काम करना पड़ता था कई बार। द वर्कर्स वर बिकम इनडिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन सारा खत्म होता जा रहा था। तो स्पिरिट ऑफ टाइम, टीम वर्क, जो एक टीम की तरह सब लोग काम कर रहे थे, जो कि एक कंपनी की पहचान थी कि टीम वर्क था इसके अंदर, वो भी खराब होना शुरू हो गया। अब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको बताना है आइडेंटिफाई एनी थ्री प्रिंसिपल्स। कौन कौन से थ्री प्रिंसिपल्स यहां पर आपको बताए गए हैं जो हेनरी फ्योल के हैं, विच वर बीइंग वायलेटेड, जो वायलेट हो रहे हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स का वायलेशन हो रहा है, आपको लाइंस के साथ बताना है कि कौन कौन सी लाइंस में कौन कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। आपको क्या लगता है कौन कौन सा? देखो बताया गया था ऑटो कंपोनेंट बना रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, कार की डिमांड बढ़ने की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने वर्कर्स को ओवर टाइम करने के लिए। अब जहां से समस्याएं पैदा शुरू हुई, सबसे पहले तो प्रेशर की वजह से इनएफिशिएंसी इनकी कम होनी शुरू हो गई। उनको एक से ज्यादा सुपीरियर्स की तरफ काम करना पड़ता था, मतलब कि यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। क्योंकि यूनिट ऑफ कमांड में होता था जिसमें कि हर वर्कर को सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, पर यहां पे सबऑर्डिनेट्स को मोर देन वन सुपीरियर से ऑर्डर लेने पड़ रहे थे। तो ये आपका यूनिटी ऑफ कमांड यहां पे वायलेट हो रहा है। वर्कर्स इनडिसिप्लिन हो गए, यहां से पता लगता है कि ये डिसिप्लिन का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। जो स्पिरिट ऑफ टीम वर्क है वो भी खराब हो रही है, मतलब एस्पिरिट डी कॉप। तो यहां पर आपको कौन कौन से प्रिंसिपल जो इस लाइन से पता लगा कि मोर देन वन सुपीरियर से यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है, ठीक है, इनडिसिप्लिन का वायलेट हो रहा है, और साथ में एस्पिरिट डी कॉप्स जो 14th प्रिंसिपल हमारा, जहां पर एक टीम की तरह काम करेंगे, ये तीन प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं। लाइन भी साथ साथ बताई कौन कौन सी लाइन से आपको हर लिखना भी है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखोगे, यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है इस स्टेटमेंट से कि जहां पर सबऑर्डिनेट्स को एक से ज्यादा सुपीरियर से काम करना पड़ता है। डिसिप्लिन वायलेट हो रहा है, वर्कर्स इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, और एस्पिरिट डी कॉप्स वायलेट हो रहा है जहां पर टीम वर्क की जो स्पिरिट थी, जो पहले कंपनी पहचान थी, वो भी खत्म हो रही है। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। समझ आ गया वो क्वेश्चन? तो आपको ये ऐसे बताना है लाइंस के साथ। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन 1 मार्क का है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपने वायलेट बताना है। कनिका एंड प्रियंका टाइपिस्ट है कंपनी के अंदर, जहां पर दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, बट कनिका को 16,000 पर मंथ मिल रहा है और प्रियंका को 10,000 पर मंथ मिल रहा है सैलरी फॉर द सेम वर्किंग आवर्स। दोनों की पोस्ट सेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों के वर्किंग आवर्स सेम है, पर एक की सैलरी 16,000 पर मंथ है, एक की 10,000 पर मंथ है। तो इसमें बताना है कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। तो जब सेम पोस्ट के लिए, सेम वर्किंग आवर्स के लिए दो लोगों को अलग अलग सैलरी मिल रही है, तो वहां पर इक्विटी का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। इक्विटी का मतलब होता है कि अगर सेम पोजीशंस पर दो लोग काम कर रहे हैं तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी का प्रिंसिपल यहां पर वायलेट हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। ऋषभ एक मैनेजर है, वेरी ऑफन स्पीक्स टू पीपल एट ऑल लेवल्स, पासिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग हिज डिपार्टमेंट एंड आल्सो द अदर डिपार्टमेंट्स। अब यहां पूछा कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। ऋषभ जो है मैनेजर है, वो हर लेवल के लोगों से बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस अपने डिपार्टमेंट की और दूसरे डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन भी कर रहा है। तो यहां पर सिंपल सी बात आ रही है, स्केलर चेन का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। स्केलर चेन जहां पर हायरार्की बनी होती है, ए बी से बात करेगा, बी सी को बताएगा, सी से डी के पास जाएगी, या फिर डी से रिपोर्ट ऊपर जाएंगी सी के पास, सी से बी के पास जाएंगी। तो हायरार्की आपने पढ़ा था इसका कि एक हायरार्की बनी होती है यहां पर। तो अगर ए बी सी अगर इस तरीके से चेन बनी हुई है तो उस चेन को फॉलो करना जरूरी है, पर यहां पर ऐसा नहीं हुआ। ऋषभ जो है हर लेवल के लोगों से बात कर रहा है, डिपार्टमेंट से इधर से उधर पास ऑन भी कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को। तो यहां पर स्केलर चेन का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। तो आपको इतना ही बताना था इस पूरे एग्जांपल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं छोटे छोटे, एक 1 मार्क वाले। अब आता है थोड़ा सा एक लंबी केस स्टडी है, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस पकड़ते हैं। यहां पर भी प्रिंसिपल्स पर ही क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर में प्रिंसिपल्स का पढ़ रहे हैं। राधिका ने एक ज्वेलरी शोरूम खोली जयपुर के अंदर।
आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन ज्वेलरी डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग के अंदर एक कोर्स किया, कोर्स करने के बाद वहां पे जयपुर के अंदर ज्वेलरी शोरूम उन्होंने खोल दिया। शी हैज एम्प्लॉयड 11 पर्सन्स, अपने शोरूम में 11 लोगों को रखा। फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी शी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल टास्क, उसने पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया और हर एम्प्लॉय को ट्रेन किया कि वो अपने स्पेशलाइज्ड जॉब की तरफ काम कर सके। सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील, सेल्स पर्सन को कहा गया कि तुम डील क्लोज कर सकते हो विद अ बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम 10% डिस्काउंट, उनको कहा गया कि तुम लोग 10% मैक्सिमम डिस्काउंट देकर अपने कोई भी बायर से डील फाइनल कर सकते हो। फिर द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट, लेकिन अगर आपको और आगे फर्दर डिस्काउंट देना है, वो डिसीजन राधिका अपने पास रखा हुआ है कि अगर आपको 10% तक डिस्काउंट देना है तब तो आप बायर से खुद ही जाके डील कर लो और कर लो, लेकिन 10% से ऊपर डिस्काउंट देने की बारी आती है तो राधिका से ही पूछकर डिस्काउंट दिया जाएगा, एज फाइनल अथॉरिटी उसके पास थी। अर्ली डेज ऑफ स्टार्टिंग, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो 5 एम्प्लॉइज, 5 और एम्प्लॉइज वर आस्क्ड टू पुट इन एक्स्ट्रा, उनको कहा गया कि तुम एक्स्ट्रा काम करो। इन रिटर्न शी हैड प्रॉमिस्ड टू गिव देम अ स्पेशल इंसेंटिव, कि अगर तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको 1 साल के अंदर स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। देयरफॉर आफ्टर 6 मंथ्स, जब 6 महीने के बाद व्हेन द बिजनेस वाज डूइंग वेल, शी वांटेड अ कैश बोनस टू ईच ऑफ दिस एम्प्लॉइज, तो सबको कैश बोनस इन एम्प्लॉइज को अवार्ड किया गया उनकी कमिटमेंट को जो उसने कहा था उसको पूरा करने के लिए। However, when it comes to setting the conflicts, लेकिन जब एम्प्लॉइज के साथ conflicts खत्म करने की बारी आई तो she tend to be more biased, तो उसने फीमेल एम्प्लॉइज की तरफ थोड़ा बायस दिखाया, थोड़ा पक्षपात दिखाया। अब ये पूरी स्टेटमेंट के अंदर, पूरे केस के अंदर पहला क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो राधिका ने अप्लाई किए हैं। आपको साथ में लाइंस भी कोट करनी है पैराग्राफ से निकाल के, किस लाइन से पता लगता है कि कौन सा प्रिंसिपल्स इसमें अप्लाई किया गया। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल मैनेजमेंट व्हिच इज बीइंग वायलेटेड, और राधिका ने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया है। आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के बतानी है ऐसे प्रिंसिपल्स जो राधिका ने अप्लाई किए हैं और ऐसे प्रिंसिपल जो राधिका ने वायलेट किए हैं, पैराग्राफ में से लाइंस ढूंढकर। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि जो वायलेशन हुई है बी पार्ट में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर। तो यहां पर आपको क्या पता लगता है, सबसे पहली बात यहां पर उसने जो प्रिंसिपल फॉलो किया, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो उसने यहां देखो, उसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया और हर एम्प्लॉय को उसके स्पेशलाइज्ड जॉब के हिसाब से ट्रेन किया। तो यहां पर उसने क्या किया, पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क किया। ठीक है, तो पहला तो उसने डिवीजन ऑफ वर्क, यहां पे आप लाइन लिख देना कि प्रोडक्टिविटी के लिए उसने पूरे काम को स्मॉल टास्क में डिवाइड किया और एम्प्लॉय को ट्रेन भी किया स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए। सेकंड जो प्रिंसिपल फॉलो किया वो यहां नजर आ रहा है कि सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील, कि उनको मैक्सिमम 10% डिस्काउंट देने के लिए सेल्स पर्सन को अलाउ कर दिया गया, तुम 10% डिस्काउंट दे सकते हो बिना किसी से डिसीजन लिए। तो यहां पर एक तरीके से उनको जब अथॉरिटी दे दी गई, ठीक है ना, तो अथॉरिटी वाला प्रिंसिपल यहां पर फॉलो किया गया। ठीक है ना, तो एक तो डिवीजन ऑफ वर्क का, एक अथॉरिटी का, लेकिन साथ साथ उसने ये भी कहा था कि डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट देना है तो वो राधिका के पास फाइनल अथॉरिटी रहेगी। तो यहां पर देखा जाए दोनों को कंबाइन भी किया जाए तो उसने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वाला, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर वो अथॉरिटी अपने पास रखती है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जहां पर अथॉरिटी को वो डिवाइड कर देती है। तो उसने यही किया था ना, डिवीजन फर्दर डिस्काउंट अगर देना है तो सेंट्रलाइजेशन का सारी अथॉरिटी उसने अपने पास रखी और बाकी उसने आगे किसी को मतलब सेल्स पर्सन को अलाउ कर दिया गया कि तुम 10% तक तो खुद कर सकते हो, तो डिसेंट्रलाइजेशन भी थोड़े बहुत पावर दी। ठीक है, उसके बाद उसने यहां पर एक और प्रिंसिपल फॉलो किया, जब उसने इस जो प्रॉमिस किया था कि मैं स्पेशल इंसेंटिव दूंगी, तो वो स्पेशल इंसेंटिव को देने का काम भी उसने पूरा किया। तो इसका मतलब जब बिजनेस ठीक हो रहा था तो 6 मंथ्स के बाद उसने कैश बोनस दिया अपने एम्प्लॉइज को कमिटमेंट पूरा करने के लिए। मतलब यहां पर उसने डिसिप्लिन को फॉलो किया। ये डिसिप्लिन का है कि जो उसने कहा था वो उसने करके दिखाया। तो ये आप इस फर्स्ट वाले पार्ट में आप ये 4 प्रिंसिपल्स बता सकते हो, जितने नंबर का हो, 3 का हो तो 2 का हो या 4 का हो, जितने कहोगे आप उसमें प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर देना। फिर आपको बताना सेकंड क्वेश्चन में कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। यहां पर ये जो होता है कि
जब उसने कन्फ्लिक्ट खत्म करने की बात की तो शी टेंड्स टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड्स द फीमेल एम्प्लॉयज, तो अपने फीमेल एम्प्लॉयज की तरफ ज्यादा बायस्ड हो गई। मतलब यहां पर उसने इक्विटी का प्रिंसिपल वॉयलेट किया, ठीक है, क्योंकि यहां पर उसने इक्विटी नहीं दिखाई, क्योंकि सबके साथ बराबरी का होना चाहिए। तो जैसे हमने बताया था, यहां पर जो जो प्रिंसिपल फॉलो किए थे, डिवीजन ऑफ वर्क का, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का और डिसिप्लिन का, उसने फॉलो किया था। लेकिन जो प्रिंसिपल उसने फॉलो नहीं किया, जो वॉयलेट किया, वो था इक्विटी। क्योंकि ये स्टेटमेंट होता है ना, व्हेन इट इज कम्स टू सेटिंग द कन्फ्लिक्ट्स, तो एम्प्लॉइज के साथ कन्फ्लिक्ट्स खत्म करने के लिए उसने, या जब बारी आई तो उसने अपने फीमेल एम्प्लॉयज से ज्यादा बायस दिखाया मेल एम्प्लॉयज के मुकाबले में, तो ये इक्विटी का प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ। तो इसका जो तीसरा पार्ट पूछा था कि इस वॉयलेशन का, इक्विटी प्रिंसिपल का वॉयलेशन की वजह से क्या असर पड़ेगा, इससे जो आपके मेल वर्कर्स हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन, जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी मेल वर्कर्स, क्योंकि उनको लगेगा हमारे साथ थोड़ा पक्षपात, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस तरीके से ये जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है, या फिर उनका मोरल या मोटिवेशन डाउन आ सकती है मेल वर्कर्स की, अगर ये इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता है तो। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी दे रखी है, नूतन टिफिन बॉक्स सर्विस वाज स्टार्टेड इन मुंबई बाय मुंबई डब्बावालास। नूतन टिफिन बॉक्स सर्विस ये शुरू की मुंबई में मुंबई डब्बावाला ने। जो डब्बावाला से हुआ था, सोल ऑफ एंटायर मुंबई एम टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग टेस्टी होममेड टिफिन टू ऑल द ऑफिस गोअर्स एट राइट टाइम एंड प्लेस। तो इनका मेन मकसद क्या था, मुंबई के अंदर जो भी ऑफिस गोअर्स हैं उनको घर का बना हुआ टेस्टी होममेड टिफिन सही समय पर सही जगह पर प्रोवाइड किया जाए। सर्विस इज इन अनइंटरप्टेड इवन ऑन द डेज ऑफ बैड वेदर, खराब मौसम हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, कोई स्ट्राइक हो, कोई रैली चल रही हो, या सोशल डिस्टर्बेंसेस हो, कोई दंगा फसाद हो, लेकिन इनकी सर्विस अनइंटरप्टेड चल रही थी। रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन, लेकिन अभी उन्होंने एक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम शुरू किया है अपनी वेबसाइट बनाकर mydabbawalas.com, owing to their tremendous popularity, क्योंकि उनके कस्टमर सेटिस्फाइड थे, हैप्पी थे, मेंबर सेटिस्फाइड थे, इसलिए उन्होंने ये ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम भी शुरू किया। डब्बावालास वर इनवाइटेड एज गेस्ट लेक्चर्स, और इसके बाद इनको एक गेस्ट लेक्चर्स की तरह इनवाइट किया गया टॉप बिजनेस स्कूल मैनेजमेंट स्कूल द्वारा। डब्बावालास ऑपरेट इन अ ग्रुप ऑफ 25-30 पीपल, यानी कि 25-30 लोगों के एक ग्रुप में लोग ऑपरेट करते थे, अलॉन्ग विद अ ग्रुप लीडर, साथ में एक ग्रुप लीडर उनका होता था। ईच ग्रुप टीम्स अप विद अदर ग्रुप्स, ये हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ टीम अप करता था ताकि टाइम पर डिलीवरी टिफिन की हो सके। दे आर नॉट ट्रांसफर्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, जल्दी जल्दी उनका ट्रांसफर भी नहीं होता था, एज दे हैव टू रिमेंबर द एड्रेसेस, क्योंकि उनको कस्टमर्स के एड्रेस याद हो जाते थे, तो इसलिए अब एक को याद हो गया तो बार बार ढूंढना नहीं पड़ता था, बस फटाफट पहुंच जाता था। उन्होंने कुछ रूल्स फॉलो किए वाइल डूइंग ट्रेड, नो अल्कोहल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, नो लीव विदाउट परमिशन, तो पहले तो वर्किंग आवर्स के दौरान अल्कोहल नहीं करेगा, कोई ड्रिंक नहीं करेगा, कोई भी छुट्टी नहीं लेगा बिना परमिशन के, व्हाइट कैप वियर करेंगे, आईडी कार्ड कैरी करेंगे अपने बिजनेस आवर्स में सुबह से लेकर शाम तक। रिसेंटली उनका सजेशन, लेकिन कुछ सेल्फ मोटिवेटेड फेलो मैन की सजेशंस के बाद डब्बावालास थॉट आउट एंड एग्जीक्यूटेड अ प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग फूड लेफ्ट इन टिफिन बाय कस्टमर टू सम चिल्ड्रन, कि अगर कुछ खाना बच जाता है, अगर डब्बावालास ने ये सोचा कि एक प्लान बनाते हैं जो फूड बच गया टिफिन में कस्टमर्स द्वारा वापस लाते हुए, तो वो स्लम चिल्ड्रन, स्लम में रहने वाले बच्चों को फ्री में दे दिया जाएगा। देव इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने कस्टमर्स को इंस्ट्रक्शन भी दी कि वो रेड स्टिकर लगा दें अगर फूड लेफ्ट टिफिन में बच गया है तो, ताकि वो गरीब लोगों तक पहुंच सके। अब आपको इसमें एक प्रिंसिपल बताना है जो फ्यूल ने दिया, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट का बताना है इस केस में जो डिसाइड किया गया, और आपको दो वैल्यूज बतानी है डब्बावालास ने जो सोसाइटी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें आपको कौन सा प्रिंसिपल फ्यूल वाला और कौन सा मैनेजमेंट का फीचर इसमें डिस्कस किया गया है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉलो किए गए हैं काफी सारे हैं, आप इसमें से कोई भी एक बता सकते हो। यहां पर स्टेबिलिटी भी है। स्टेबिलिटी कहां से पता लगी, जब यहां पे बताया गया था कि उनको जल्दी से निकाला नहीं जा रहा था, यहां जो लिखा हुआ था दे आर नॉट ट्रांसफर्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, क्योंकि उनको कस्टमर्स के एड्रेस याद रखने पड़ते थे। तो यहां पर इनकी स्टेबिलिटी का एक प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है जो आपको पहचान में आ सके, हो सकता 2-3 पूछ लें तो यहां से पहचान जा सकता है। फिर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लिया गया, यानी उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाया, खुद कदम आगे बढ़ाया था, जहां पर उन्होंने वेबसाइट वगैरह भी शुरू की थी। ठीक है ना, ये दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम थ्रू देयर वेब, तो इनिशिएटिव भी लिया था अच्छी पॉपुलैरिटी की वजह से।
उसका डिसिप्लिन भी था, एस्पिरिट डी कॉर्प्स भी था। एस्पिरिट डी कॉर्प्स टीम वर्क की तरह काम कर रहे थे, ये लिखा हुआ है, ये एक 25-30 लोगों के ग्रुप में काम कर रहे हैं और हर ग्रुप एक दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर काम करते ताकि वो टिफिन टाइम पर दे सकें। तो यहां पर एस्पिरिट डी कॉर्प्स का प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है। तो इसमें से बहुत सारे प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं इस पूरे केस स्टडी के अंदर, और साथ में डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन में यह था कि उनको रूल्स फॉलो करने हैं सारे के सारे, ये वाले जो थे, नो लीव विदाउट परमिशन, नो अल्कोहल, व्हाइट कैप वियर करना, आईडी कार्ड वियर करनी है। यहां पर आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो इनिशिएटिव भी है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स भी है, स्टेबिलिटी भी है, डिसिप्लिन भी है, चारों प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपसे एक प्रिंसिपल पूछते तो एक बता देना, दो पूछते हैं दो, तीन है तो तीन, बहुत सारे प्रिंसिपल इसमें फॉलो किए गए। अब मैनेजमेंट का एक फीचर भी पूछा गया है। यहां पर मैनेजमेंट के फीचर में एक गोल ओरिएंटेड और ग्रुप एक्टिविटी, ये दो मैनेजमेंट के फीचर्स में से एक फीचर आप बता सकते हो। गोल ओरिएंटेड है कि उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस लिखा हुआ था, यहां पे लाइन बता सकते हो, क्योंकि वो एफिशिएंट और प्रॉम्प्ट सर्विसेज देना चाहते हैं, टेस्टी होममेड टिफिन, ये जो था हमारा प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग टेस्टी होममेड टिफिन टू ऑल द ऑफिस गोइंग राइट टाइम राइट प्लेस, ये इनका क्या था, ये इनका गोल पर्पस था। और ग्रुप एक्टिविटी बताई दिया था इसके अंदर, जहां पे उन्होंने ग्रुप के साथ काम कर रहे थे, तो ग्रुप एक्टिविटी भी इसमें अंदर काम कर रही है। दोनों में से कोई भी फीचर यहां बता सकते हो। अब इसमें सोसाइटी को कम्युनिकेट करने के लिए दो वैल्यूज जो बताई गई थी, आप अपनी तरफ से वो वैल्यूज बता सकते हो। यहां पर मैंने तीन बताई हैं, जहां पर एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, जहां पर गरीब बच्चों को, स्लम के लोगों को, बच्चों को वो लोग खाना फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, टीम की तरह काम कर रहे हैं, और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को की तरफ उन्होंने थोड़ी सी एम्पैथी भी दिखाई है। सिंपैथी लो, एम्पैथी लो, कुछ भी ले लो, तो इस तरह से वर्ड्स आप वैल्यूज बताने, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में कि दो वैल्यूज आप यहां पर बता सकते हो, अपनी तरफ से आपको लगता है वो वैल्यूज भी आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, H is desirous of setting up a small factory. H चाहता है कि एक स्मॉल फैक्ट्री सेट की जाए to manufacture different kinds of eco-friendly packaging materials. He proposes to adopt to a logical approach to his business rather than hit and trial method. मतलब वो एक छोटी फैक्ट्री चलाना चाहता है, इको फ्रेंडली यानी कि ऐसा पैकेजिंग मटेरियल जो कि पोल्यूशन ना फैलाए। उसने एक लॉजिकल अप्रोच प्रपोज की अपने बिजनेस में हिट एंड ट्रायल मेथड की जगह पर, एज ही नोज दैट दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग, क्योंकि अगर हिट एंड ट्रायल करेंगे तो बार बार टाइम वेस्ट होगा, ह्यूमन वेस्ट, एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा, मटेरियल वेस्ट होगा, तो इसकी जगह लॉजिकल अप्रोच यूज करने का उसने प्रपोजल दिया। He plans to adopt paternalistic style of management in practice in order to avoid any kind of class conflict that may emerge between him and the workers. तो workers और उसके बीच में conflict पैदा ना हो, उसके उसने paternalistic style of management को follow किया। Moreover, he plans to seek the opinion of the workers. वो अपने workers की opinion भी लेना चाहता था कोई भी important decision लेने से पहले, and also offer incentives, और उसने incentive भी ऑफर किए अगर आप अच्छे suggestions दोगे बिजनेस के अंदर। अब यहां पर आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, ट्रांजिशन मैनेजमेंट और टेलर वाले कौन से प्रिंसिपल्स यहां पर एच प्लान करना चाह रहा है अपने बिजनेस के अंदर, वो आपको यहां पे पहचाननी है और साथ दो वैल्यूज बतानी है। तो इस पूरे केस के अंदर मतलब दो वैल्यूज बतानी है जो वो सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहता है इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू। तो कौन कौन से टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यहां पे फॉलो किए गए हैं, तो वैसे तो कई सारे हैं, इसमें इसने हिट एंड ट्रायल मेथड की जगह उसने एक लॉजिकल अप्रोच यूज की थी। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का आप इसमें समझा सकते हो, हार्मोनी के साथ काम कर रहा है, डिस्कॉर्ड नहीं है, मिलकर काम कर रहे हैं, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल है यानी कि मिलकर हार्मोनी की तरह काम कर रहे हैं, एक तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, दूसरों से ओपिनियन भी ली जा रही है, और साथ साथ कोऑपरेशन भी है, इंडिविजुअलिज्म नहीं है, वो ऐसा नहीं कर रहा कि मुझे खुद डिसीजन लेना है, वो दूसरों से सजेशंस ही मांग रहा है, सजेशंस के बाद वो उनको इंसेंटिव भी देना चाहता है। ये सारे काम ये टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में थे। ठीक है ना, अब आपको इसमें से जो भी प्रिंसिपल तीनों में है तीनों बता सकते हो और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज नहीं किया, लॉजिकल अप्रोच यूज की थी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का प्रिंसिपल फॉलो हुआ, एक मिलकर काम कर रहे हैं तो हार्मोनी भी है, इसके अंदर डिस्कॉर्ड नहीं है, और मिलकर कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, अकेला डिसीजन नहीं ले रहा, एक पैटर्नलिस्टिक स्टाइल से काम कर रहा है, तो वो इंडिविजुअलिज्म नहीं है। और दो वैल्यूज जो बताना सोसाइटी के अंदर जो देना चाहता है वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू, एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट की तरफ चिंता है उसको, और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील कर रहा है कि मुझे समाज में एनवायरमेंट की तरफ कुछ करना है। तो ये दो वैल्यूज वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हैं। 8th क्वेश्चन देखो, जी हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑर्गेनाइजर, जी को एक चीफ ऑर्गेनाइजर अपॉइंट किया गया है एक कल्चरल इवेंट के लिए। बीइंग अ स्टॉन्च
फॉलोअर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक फॉलोअर है। तो या जी एक लेडी है, तो शी डिसाइड्स टू एग्जीक्यूट हर वर्क बाय पुटिंग इन द प्रैक्टिस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की सारी टेक्निक्स को यहाँ पर डालना चाहती है। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के बाद शी इज एबल टू डिटरमाइन दैट द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द सिक्योरिटी ऑफिसर एट द गेट टू चेक द क्रेडेंशियल्स टू ईच विजिटर 30 सेकंड्स। उसने देखो क्या देखा, कुछ ऑब्जर्वेशंस की, उसने ये पता लगाया कि जो स्टैंडर्ड टाइम एक सिक्योरिटी ऑफिसर जब गेट पर हर विजिटर की क्रेडेंशियल्स को चेक करता है तो उसको 30 सेकंड लगते हैं। तो उसने डिसाइड किया टू एम्प्लॉय 2 पर्सन्स, तो इस काम के लिए 2 आदमियों को उसने अपॉइंट कर दिया फॉर एवरी फंक्शन along with other necessary support staff. She considers the fact that every day कि रोज द फंक्शंस विल टेक प्लेस इन 3 शिफ्ट, और जो काम होंगे सब 3 शिफ्ट में होंगे, 4-4 घंटे के 3 शिफ्ट होंगे। एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव ब्रेक्स, ताकि सपोर्ट स्टाफ को ब्रेक भी दिया जा सके एक सिंगल शिफ्ट के बाद, ताकि वो लंच वगैरह भी कर सके। बाद में उसने ये भी देखा, शी डिटरमाइंड दैट द बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस टू द विजिटर विल बी टू हैंड इट ओवर टू देम एट द विजिट गेट, सो इट वुड हेल्प टू सेव टाइम। तो उसने भी कहा कि अगर किसी को रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस देने हैं जो यहाँ पर कल्चरल इवेंट में आएंगे, तो वो उनको एग्जिट गेट पे दिए जाएंगे, जिससे टाइम और कंफ्यूजन भी बचेगा। जो जो बाहर जाता जाएगा उसको रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस देते चलेंगे। ठीक है, केस स्टडी समझ आ गई। अब आपको इसमें टेक्निक्स कौन सी इसमें समझाई गई हैं इस पूरे वर्क स्टडी के अंदर, कल्चरल इवेंट के अंदर, जो जी ने प्रैक्टिस की। आपको दिखाई दे रहा है इसने एक टाइम स्टडी किया 30 सेकेंड्स वाला। ठीक है, इसके लिए उसने किया, उसने यहां पर एक फैटिग स्टडी कि थकावट ना हो तो हर शिफ्ट के बाद उनको लंच का ब्रेक भी दिया गया। तो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, ये सब स्टडी इसने यहां पर फॉलो की है। टाइम स्टडी जब किया तो उसने देखा था ना 30 सेकंड में हर विजिटर आता, 30 सेकंड लगते हैं इसको, तो उसने इससे 2% जॉब के लिए किए गए। फिर मेथड स्टडी भी उसने किया कि यहाँ पर किस तरीके से ये बेस्ट वे कैसे हो सकता है, इसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस मेथड स्टडी को भी उसने पूरा फॉलो किया। और साथ साथ उसने फैटिग स्टडी को कि हर एक शिफ्ट के बाद आदमी थक जाता है तो उसको शिफ्ट के बाद थकावट के लिए आराम करने का मौका भी दिया जाएगा, तो उसने फैटिग स्टडी को भी फॉलो किया था। अब 2 वैल्यूज बतानी है यहाँ पर, तो टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी तो उसने अडॉप्ट की। अब उसने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज और अपने एम्प्लॉइज की तरफ उसका कंसर्न, ये 2 वैल्यूज वो इस सोसाइटी के लिए वो देना चाहती है। ठीक हो गया, चलो एक और क्वेश्चन। ऐसे रनिंग एन ऑफिस फर्नीचर, अपना एक ऑफिस फर्नीचर का शोरूम खोल के बैठा है, चला रहा है। मोस्ट ऑफ हिज क्लाइंट्स, ज्यादातर उसके क्लाइंट बिजनेसमैन हैं और वो गुड्स उधार पे खरीदते हैं। इस चीज को ध्यान रखते हुए उसने पावर दे दी सेल्स मैनेजर बी को कि वो क्रेडिट देगा सिर्फ 20 दिन के लिए। मैं दोबारा बताता हूं, फर्नीचर का शोरूम उसने चला रहा है, उसके ज्यादातर क्लाइंट बिजनेसमैन हैं और वो उधार पे खरीदते हैं। इस चीज को ध्यान रखते हुए उसने पावर दे दी अपने सेल्स मैनेजर को कि वो 20 दिन का उधार दे सकते हैं वाइल नेगोशिएटिंग, कोई भी डील फाइनल करने के लिए। एक दिन मिस्टर बी ने देखा दैट इफ ही कैन ऑफर अ क्रेडिट, अगर वो 30 दिन का उधार देता है एज एन एक्सेप्शन टू प्रोस्पेक्टिव बायर, तो वो एक हाईली प्रॉफिटेबल डील फाइनल कर सकता है। 20 दिन का 30 दिन का उधार देता है तो एक बहुत अच्छी डील वो सामने लेके आ सकता है। तो मिस्टर बी ने एस को रिक्वेस्ट की कि उसको एडिशनल अथॉरिटी दी जाए कि वो 20 की जगह 30 दिन का उधार उस बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए उस कस्टमर को दे दे। बट एस ने इस अथॉरिटी को रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से डील फाइनल नहीं हो पाई। अब आपको बताना है क्या बी को हम रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं डील नहीं होने की वजह से, वाई एंड वाई नॉट। अब यहां पर उसको अथॉरिटी पूरी नहीं दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी पर अथॉरिटी पूरी नहीं दी गई, इसीलिए हम बी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। मिस्टर बी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ डील क्योंकि ही वाज नॉट गिवन द नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए अथॉरिटी पूरी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा मैच नहीं है, वो मिसमैच है। और इसका मतलब यहां पर मुझे पूछा गया सेकंड पार्ट में कौन सा प्रिंसिपल यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, यहां पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल पूरी तरीके से मतलब बताया गया और जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा। भाई अथॉरिटी दी जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए तो वो अथॉरिटी का मिसयूज करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस वाले में पर अथॉरिटी पूरी नहीं दी गई तो काम पहले डील फाइनल कैसे होगी। इसका मतलब जब तक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में मैच नहीं होगा तब तक वो चीजें फाइनलाइज नहीं हो सकती। तो ये चीजें आपको समझानी है इसके अंदर। तो हमने ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट के कुछ केस स्टडीज पकड़ी, तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी। और अगली क्लास के अंदर हम 3rd चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का है, उसके भी केस स्टडीज को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आएंगे। तो टिल देन stay healthy, stay connected and stay connected with Learn Commerce. Thank you once again. Goodbye.